इकरा हसन जब से सांसद हुई हैं तब से काफ़ी चर्चा में रहती हैं। कभी लोकसभा में स्पीच देते हुए, कभी अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते हुए और अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू देते हुए इकरा हसन काफ़ी चर्चा में रहती हैं। इकरा हसन और उनके पिता मुनव्वर हसन को लेकर क्षेत्र में काफ़ी चर्चा रहती है। इकरा हसन अपने पिता मुनव्वर हसन की विरासत को संभाल रही हैं। इकरा हसन की शादी की चर्चा भी काफ़ी होती रहती है। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए इकरा हसन ने अपनी शादी के बारे में डिटेल बताया है। इकरा हसन से जब पत्रकार ने पूछा कि लड़कियां अपने पद को लेकर काफ़ी चर्चा में रहती हैं और अपने पद से ऊंचे लेवल की शादी करने चाहती हैं, कोई आईपीएस हो तो आईएएस से शादी करना चाहती हैं। इकरा हसन से जब उनके बारे में पूछा गया कि आप किस लेवल से शादी करना चाहती हैं, तो इकरा हसन ने इस वीडियो में पूरा डिटेल बताया है। आप लोग इनकी वीडियो को देखिए और पूरी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। जी देखिए, मेरे जो आइडियल हैं मेरे पिताजी हैं, और राजनीति में भी आने का जो भी इंस्पिरेशन है वो उन्हीं से आता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके ही पद चिन्हों पर चलना है और मैं चलना चाहती हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के काम किए हैं और आज तक भी उनके किस्से हमें सुनने को रोज़ मिलते हैं, मैं ज़्यादा उनके साथ वक्त कम बिता पाई और ज़्यादा मुझे उनकी कहानियों से उनके बारे में पता चला है, जो लोग किस्से बताते हैं। तो क्योंकि वो इतने समर्पित थे अपने काम को लेकर कि वो घर परिवार में कम ही टाइम दे पाते थे। तो उन्हीं के, क्योंकि हमें लेगेसी को आगे बढ़ाना है, तो उन्हीं के तौर तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ी विरासत हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन अभी हमारे एक मेरे अंकल थे, वो बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि विरासत के बलबूते पे आदमी सिर्फ आगे नहीं बढ़ पाता, उसके साथ संघर्ष भी ज़रूरी है। और कुदरत की तरफ से कह लीजिए या हालातों की वजह से संघर्ष काफ़ी रहा हमारे भी जीवन में, तो विरासत भी रही और संघर्ष भी रहा। अब बस ये उम्मीद है कि जैसे उन्होंने सबको जोड़ कर रखा और सबके काम करे, उसी तरीके से मैं भी आगे सबको जोड़ कर चल सकूं। और एक बात और, लोग कहते थे कि जब तक मेरे पिताजी थे यहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हुई इस क्षेत्र में, क्योंकि वो जितना वो मुसलमानों में लोकप्रिय थे उतने ही वो हिंदू समाज में लोकप्रिय थे। ये उनकी खासियत थी, वो एक सेक्युलर नेता थे। और आज ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है जो ये सेक्युलरिज्म को बढ़ाकर काम पर ध्यान दे सके। और मेरे पिताजी काम पर ही ध्यान देते थे, वो मज़हब की बातों में नहीं पड़ते थे। तो यही मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ किसी एक मज़हब की, किसी एक जाति की आवाज़ ना बन के अपने क्षेत्र की आवाज़ बन सकूँ और अपने क्षेत्र में हम कुछ तरक्की कर सकें। आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि किसी की भैंस खोल के किसी को नहीं दी जाएगी, किसी हिंदू की भैंस खोल के किसी मुसलमान को नहीं दी जाएगी, या किसी के घर के सोना किसी और को नहीं दिया जाएगा। आप सांसद बनी हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ता हूँ और सवाल मैं आपसे करता हूँ। केशव प्रसाद आए, पाठक जी भी आए, योगी जी भी आए, फिर मोदी जी ने तो बात ही नहीं की कैराना की पूरी रैली के दौरान सहारनपुर में। ये सवाल मैंने आपसे कैंपेन के दौरान भी किया। और अमित शाह जी नहीं आ पाए, पिछली बार घर घर पर्चे बांट कर गए थे। और कई तमाम बड़े नेता जो रहे वो यहाँ पर आए, लेकिन अब की बार किसी ने ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं की कि कैराना को उस तरीके से छुआ जाए, छेड़ा जाए। पिछली बार शिमला बनाने की बात हुई थी, आपने कहा था पहाड़ों में भेज देंगे योगी को। अब की बार भी आपने कहा था अब की बार देख लेंगे चुनाव में क्या होगा। तैयार थे पूरी तरीके से कि सब आएंगे लेकिन देख लूँगी अकेले सबको? आक्रमण के लिए हम बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं हमें मौका ही नहीं दिया इस बार भाजपा वालों ने कि उन पर इतने तीखे आक्रमण हम कर पाएँ। लेकिन मजाक से हटके देखिए, जो अपनी नाकामयाबी की कब्र भाजपा ने खोदी थी उसमें उसे जाना था। ये बात हमें महसूस हो चुकी थी, हमारे लोगों को महसूस हो चुकी थी और खुद भाजपा के लोगों को भी महसूस हो चुकी थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने, शायद इसीलिए उस तरीके से पहले चरण में वो थोड़े और ओवर कॉन्फिडेंट थे। और मैं कहना चाहती हूँ कि शायद पहले चरण में जो ऑपोजिशन था उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना अच्छा कर पाएंगे। तो हमारा जो चरण रहा वो थोड़ा शांत रहा। और आप देखेंगे अगर सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में जाके जो ऑपोजिशन में जो जोश आया और उसके रिएक्शन से जिस तरीके से भाषणबाजी की गई भाजपा द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो वो खुद उनकी बौखलाहट दर्शाने लगा। और तभी से ये साफ जाहिर हो गया कि ऑपोजिशन एक अच्छी स्थिति में है और 400 पार तो नहीं, 300 भी नहीं पार हो रहे थे, और वही हुआ है आज। तो मेजॉरिटी से भी बहुत पीछे भाजपा रह गई है। तो ये साफ जाहिर है कि उनकी खुद की नाकामयाबियाँ, जो उनकी कार्यशैली थी जिसमें वो विफल रहे बिल्कुल, तो उसी के बलबूते पर ये पूरा चुनाव था और बदलाव की एक लहर थी इस बार लोगों के बीच में, वो देखने को मिली। और हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार आज नहीं 4 महीने बाद बन जाए, लेकिन इस बार
सांसद में पार्लियामेंट में जनता की आवाज़ रहेगी, जनता का दबाव रहेगा और दबाव से ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा। यूपी में देखें तो सबसे अप्रत्याशित नतीजे रहे। तमाम एग्जिट पोल, तमाम टीवी चैनल और तमाम विश्लेषकों को फेल किया यूपी ने। किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन अब फिर मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब पहला इंटरव्यू आपकी टिकट के बाद हुआ तो आपने कहा लखनऊ और दिल्ली के ट्रैक अब की बार मिल नहीं रहे हैं, दोनों की कोई खास बातचीत नहीं हो रही है, और वो चीज़ नज़र भी आई। अब विश्लेषक ये कह रहे हैं कि योगी जी को दरकिनार किया गया, वो योगी जी की बात नहीं सुनी गई, उनके कहने से टिकटें नहीं दी गई, इस वजह से ये कारण रहा। वो सब छोड़ के आगे बढ़े तो समाजवादी पार्टी को ऐसा मैंडेट यूपी में मिला, इतना जबरदस्त मैंडेट। कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश की एक बहुत बढ़िया मेहनत थी जो रंग लेके आई, लेकिन जब मैं कुछ भाजपा समर्थित लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के टाइम में गुंडा राज होता था, कहीं वो ना आ जाए, उस डर से लोग थोड़ा सा डरते हैं। कोई ऐसी समस्या तो इकरा जी नहीं बन जाएगी कि समाजवादी पार्टी के पास मैंडेट है और उस तरह की समस्या लोग रात को डरते हुए निकलने में थोड़ा सा ये हो जाए कि रात को निकलना कैसे है, 7 बजे बाद घर पहुंचना शुरू कर दें, रिश्तेदारों को 3 बजे बाद बुलाना शुरू कर, ऐसा कुछ तो नहीं हो जाए यूपी में? देखिए, ये तो भाजपा के पास कोई बहाने उन्हें चाहिए हमेशा, एक भ्रम फैलाने के लिए, एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। मैं लगातार अपने हर इंटरव्यू में यही बात कहती हूँ कि क्राइम जो है वो कोई एक ऐसा सोल्यूशन उसका नहीं है। पूरे देश में ही आप देख लीजिए, जो चुटकी बजाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, ना तो भाजपा से सॉल्व हुआ है। और इसमें हमें सामाजिक तौर पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें किसी एक पार्टी का कोई दोष नहीं होता या किसी एक पार्टी की तरफ से पूर्ण समाधान इस बात का नहीं निकलेगा। सामाजिक रूप से जब हमारे लोगों के पास रोज़गार होगा और बेहतर एजुकेशन होगी तो वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के दौर में क्राइम नहीं है। एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, चाहे वो छोटी बच्चियों, उनके प्रति अपराध बढ़ रहा है। और भाजपा तो शरण देती है अपराधियों को। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना जैसे एक व्यक्ति को टिकट दिया जिसको जनता ने हराया, लेकिन भाजपा तो उन्हें आगे बढ़ाना चाह रही थी। ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों को भाजपा आगे बढ़ा रही है। हमारे यहाँ पर ही बृजभूषण जी के बेटे को उन्हें नहीं दिया, उनके बेटे को दे दिया। टेनी जी को टिकट दिया गया। तो इन सभी से यही साफ जाहिर होता है कि भाजपा को किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ पावर का लालच है और उसके लिए जितने भी झूठ वो बुन सकते हैं वो बुनेंगे। और जैसा आपने कहा कि हमारी जो पार्टी है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और मैं बहुत खुश हूँ और अपने पूरे पार्टी के समर्थकों को, पदाधिकारियों को और अपने वरिष्ठ नेतागणों को और हमारे सबसे अहम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनकी जो सूझबूझ है, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव से पहले पीडीए का नारा दिया और उसके आधार पर टिकट वितरण किए और उसी के आधार पर हम लोग ये इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए कि आज विपक्ष में हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इसीलिए है क्योंकि यूपी की जनता 2 टर्म से जूझ रही है भाजपा के राज में और अब समझ गई है कि जो राज समाजवादी का था वो बेहतर था, वो सबका राज था, उसमें सबकी सुनवाई थी, विपक्ष में के लोगों की भी सुनवाई होती थी। आज अगर हम भाजपा में अपने लेटर हेड पे लिखकर कोई काम भेजते हैं तो वो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जब हमारी सरकार थी तो कई ऐसे काम थे, थाना भवन में कई ऐसे काम पहुँचे, थाना भवन के कुछ नेता हैं जो वहाँ पर पहुँचे थे हमारे अध्यक्ष जी के पास और उन्होंने उन्हें काम दिए। उस टाइम बहुत से लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया कि ये भाजपा के हैं, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी है जो काम में यकीन रखती है, चाहे फिर विपक्ष के लोग हों, पक्ष के लोग हों, जनता का काम होना चाहिए। और सामाजिक सुधार के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाली हमारी पार्टी है और सामाजिक सुधार से ही क्राइम ख़त्म होगा। इकरा जी, आज आपके यहाँ जब मैं आया तो लड्डू बट रहे थे, लोग जीत के लड्डू खा रहे थे। हालांकि कई लोग कमेंट करते हैं इंटरव्यू में कि अब दोनों बहन भाई शादी वाले लड्डू कब खिलाएं लोगों को, नाहिद हसन शादी कब कर रहे हैं और उसके बाद इकरा हसन शादी कब कर रही हैं? जी, ये सब भी जल्दी, इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो काम पर ध्यान है, पर जल्दी इस मामले में भी सबको जानकारी दी जाएगी और जैसा ऊपर वाले ने चाहा वैसा होगा। तो मेन तो काम की बात है। किसी ने मुझे एक चीज़ कही थी कि लड़कियों की डेजिग्नेशन अगर कोई इंजीनियर है तो वो चाहती हैं कि कोई हमसे अपर वाला पैकेज वाला हो, कोई एमबीबीएस है तो उसको एमडी चाहिए, एमडी है तो वो डीएम ढूंढती हैं, आईपीएस है तो आईएएस देखती हैं। अब आप सांसद बन गई हैं तो किस तरह की डेजिग्नेशन अब चाहिए कि शादी के लिए इकरा हसन मुख्यमंत्री ढूंढ रही हैं या कैबिनेट मंत्री या फिर कोई प्रेसिडेंट या फिर किस तरह की ऐसा कुछ नहीं है ना, इस बारे में मैंने ऐसा कुछ सोचा है अभी, लेकिन जैसे ही कुछ होगा तो सबको बात सामने आएगी और सबको बताया जाएगा। अब क्योंकि एक पब्लिक लाइफ हो गई है तो कुछ भी जीवन में होगा तो अपने लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाया जाएंगे और एक डिग्निफाइड वे में बताया जाएगा सभी को।